करता हूं दोस्तों आप सबका हर्षित सर के साथ वापस से हर्षित सर के एक और धमाकेदार लेक्चर में। धमाकेदार इसलिए है क्योंकि हम हर चीज़ को बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे हैं। हम लोग हर चीज़ में कोशिश ये कर रहे हैं कि कोई भी ऐसी बारीक पॉइंट नहीं रहे जो उस चैप्टर से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। दोस्तों हम लोगों ने अभी तक जो बात की वो बात की थी चार्ली नलिका की। मतलब हम लोग अभी बात कर रहे थे फ्लोएम के बारे में। फ्लोएम में हम लोगों ने बात की चार्ली नलिका के बारे में। हमने देखा कि आखिर चार्ली नलिका किस तरीके से एक ट्यूब के समान संरचना का निर्माण करती है, और ऐसी संरचना जिस संरचना के द्वारा भोजन के मतलब जो स्थानांतरण होता है उस स्थानांतरण को पूर्ण किया जाता है। यानी कि अपने आप में चार्ली नलिका का अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल है। बात सही है दोस्तों। अब जैसे जैसे हम आगे चलेंगे चैप्टर के अंदर, वैसे वैसे जितनी चीज़ें अब हम पढ़ते जा रहे हैं ना, उन सभी चीज़ों को हम बाद में एक साथ कंपाइल कर देंगे। कंपाइल करने का मतलब है छोटे छोटे टुकड़ों में हमने अभी तक जितनी भी बातें पढ़ी हैं उन सब छोटे छोटे टुकड़ों को हमको पूरा करना है। इतनी सी बात है बस हमारी। बात क्लियर। अब दोस्तों होता यह है कि अगर हम लोग बात करेंगे इस पूरे चैप्टर में, तो चार्ली नलिका के बाद एक और संरचना होती है जिस संरचना का नाम होता है सहकोशिका। आज मैं आपके सामने एक ऐसा डायग्राम बना रहा हूँ जो चार्ली नलिका और सहकोशिका दोनों को क्लियर कर देगा। इनफैक्ट उसमें आपको चार्ली पट्टिका भी दिख जाएगी, और आपको एक चीज़ और दिखेगा उसमें जिसका नाम क्या है, फ्लोएम मृदु ऊतक। सबको एक एक करके लेके आए हैं और एक ही डायग्राम के अंदर उन तीनों को बता देंगे। कैसे बताएंगे जरा देखिएगा दोस्तों। डायग्राम जो है वो कुछ इस तरीके का है कि आपने ऐसे एक कोशिका बना लिया, ठीक है, और इस कोशिका को यहाँ पर आपने इस तरीके से दो भागों में विभक्त कर लिया, ठीक है। दो भागों में विभक्त करने के बाद जो एक भाग हो गया, इसके अंदर आप छोटे छोटे ऐसे छिद्र बना सकते हो। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इजी डायग्राम बना रहा हूं मैं आपको। ऐसा, और एक जगह पे यहाँ पे आप केवल और केवल एक काम कर सकते हो कि यहाँ पे आपने दिखा दिया एक केंद्रक। बात सही है दोस्तों। चारों तरफ एक और कोशिका है जो आप बनाएंगे बहुत ही अच्छे से, और जिन कोशिकाओं को नाम है इस तरीके से बना लीजिएगा, और इन कोशिकाओं को बोलते हैं मृदु ऊतक की कोशिका। सो सबसे पहले मृदु ऊतक कोशिका बनाने के लिए ऐसे आप डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। लगभग चारों तरफ आपको ये मिलेगी, ठीक है भाई। और उसके बाद आप इसको इस तरीके से कवर कर देंगे। तो ये आपकी एक कोशिका बन गई जो है मृदु ऊतक कोशिका, ठीक है। ओके, ऐसे ही आप मृदु ऊतक कोशिका यहाँ पे भी प्रिपेयर कर लीजिएगा। एज इट इज डायग्राम बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। नामांकन का काम अब जब बिल्कुल इसके बाद कर देंगे हम, तो क्या क्या चीज़ें होंगी जरा उसको लेवल कर देते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी, ये है केंद्रक, इसे हम बोलते हैं सहकोशिका। सहकोशिका का बाद ये जो एरिया हो गया, ये हो गया चार्ली पट्टिका। और ये हो गया फ्लोएम मृदु ऊतक। दोस्तों सबका नाम इंग्लिश में भी हम लोग लिख लेते हैं। इसे हम बोलते हैं फ्लोएम पेरेन्काइमा, इसे कहते हैं न्यूक्लियस, कंपेनियन सेल, और इसे बोलते हैं सीव प्लेट। ओवरऑल अगर आपको बहुत ही आसानी से मैं समझाना चाहूँ तो मैं आपसे ये बोल सकता हूँ कि चार्ली नलिका जो होती है वो दोनों जगह से घिरी रहती है चार्ली पट्टिका के द्वारा, जिसके अंदर छिद्र पाए जाते हैं। और इन छिद्रों के बारे में हमने अच्छे से बात कर ली, कैलोज वगैरह।
आप लास्ट लेक्चर में वो सब चीज़ें पढ़ के आए हैं। बात क्लियर? अब दोस्तों मैं आपसे यहाँ पे ये वाली बात भी कह सकता हूँ कि अगर हम यहाँ पे सह कोशिका के बारे में बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि सह कोशिका में केंद्रक उपस्थित होता है। सो पहली बात, अगर बात की जाए किसके बारे में, सह कोशिका, तो क्या होता है सह कोशिका में? पहला पॉइंट, केंद्रक उपस्थित होता है। तो पहली चीज, केंद्रक उपस्थित। दोस्तों उद्भव के हिसाब से मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं, यहाँ पे ऐसा माना जाता है और ऐसा बताया भी जाता है कि चालनी नलिका और सह कोशिका का निर्माण एक ही कोशिका से हुआ है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट, चालनी नलिका वह सह कोशिका का निर्माण एक ही कोशिका से हुआ है, का निर्माण एक ही कोशिका से हुआ है, अतः इसे सहोदर कोशिका भी कहते हैं। दोस्तों चालनी नलिका किस तरीके से स्थानांतरण करेगी, उसकी पूरी क्रियाविधि पे नियंत्रण कौन रखेगी? सह कोशिका। तो अगला पॉइंट, चालनी नलिका की कार्यविधि पर नियंत्रण दोस्तों चालनी नलिका और सह कोशिका आपस में बीच में प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा जुड़ी होती है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, प्लाज्मोडेस्माटा दो पादप कोशिका आपस में जिस तरीके से जुड़ी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। तो चौथी बात, चालनी नलिका व सह कोशिका प्लाज्मोडेस्माटा द्वारा जुड़ी होती है। सही है दोस्तों, एक बात और याद रखिएगा, जितने भी आवृत बीजी होते हैं सब में मिलेगा ये पांचवा पॉइंट, सभी आवृत बीजी पादप में उपस्थित। मगर एक आवृत बीजी पादप ऐसा है जिसके अंदर ये नहीं होगा, यानी कि वो क्या है? अपवाद। इसमें डाल रहा हूं मैं अपवाद। ऑस्ट्रेलियोबैलिया, AUSTROBAILEYA, ऑस्ट्रेलियोबैलिया एक अपवाद है जो कि आवृत बीजी होने के बाद भी चालनी नलिका इसके सह कोशिका इसके अंदर नहीं पाई जाती है। बात सही है दोस्तों, ये पूरा का पूरी बात होती है हमारी चालनी नलिका के बारे में और सह कोशिका के बारे में। मैंने आपको जो बातें अभी तक बताई है उन बातों को प्लीज़ आप लोग बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अगर ये चालनी नलिका है तो इसके पास में यहाँ पर एक और कोशिका उपस्थित होगी जिसे हम बोलेंगे सह कोशिका। तो चालनी नलिका के पास में उपस्थित है सह कोशिका और इस सह कोशिका पूरी तरह से चालनी नलिका की मदद करती है। एक बात तो ये जो आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, दूसरी बात दोस्तों, हम एक बात और बोल देते हैं। हम कहते हैं कि चालनी नलिका एग्जैक्टली किस तरीके से स्थानांतरण करेगी भोजन का, इन सब का नियंत्रण भी कौन रखेगा? सह कोशिका। आप कहेंगे सर ये क्या बात हुई? दोस्तों एक्चुअली आप लोग एक बात समझ सकते हो कि अगर मान लीजिए
मेरी बाइक में पेट्रोल नहीं है और आप कोई दूसरा बंदा मेरी बाइक को टोचन कर रहा है, टोचन का मतलब समझते हो, बांध लेते हो ना पीछे से, तो अब आप जैसे जैसे बोलोगे मैं वैसे वैसे चलूँगा, क्योंकि मेरी गाड़ी तो आपकी गाड़ी से बंधी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि चालन नलिका किस तरीके से कार्य करेगी, उसके अंदर सह कोशिका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बात सही है। हम लोगों ने आवर्त बीजी की तो बात कर ली, मगर अनावृत बीजी में और टेरिडोफाइटा में मैंने आपको बताया था एल्ब्यूमिनी कोशिका पाई जाती है, वो मैं पहले ही आपको डिस्कस कर चुका हूँ, तो यहाँ पे मैं उस चीज़ को अलग से नहीं बता रहा हूँ। बात क्लियर। चालन नलिका में ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ छिद्र पाए जाते हैं, आपको पता है यहाँ पर और यहाँ पर क्या मिलेंगे आपको, छिद्र, और इस तरफ आपको मिलेगी कौन सी कोशिका, सह कोशिका। सह कोशिका में केंद्रक सुविकसित होता है। येरा सह कोशिका और चालन नलिका आपस में जुड़े होते हैं किसके द्वारा, प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्लीज इस वाली पॉइंट को याद रखिएगा। ये तो वैसे भी आपने पढ़ लिया, एक पादप कोशिका और दूसरी पादप कोशिका प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा जुड़ी होती है। सो इतनी पॉइंट में कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ तक प्लीज एक बार नोट कर लीजिएगा, फिर आगे चलेंगे। सो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है ना, बहुत बढ़िया। अब देखो, दो को तो हमने पकड़ लिया, दो कौन कौन सी चीज़, चालन नलिका और सह कोशिका, मगर अब जो बची वाली दो चीज़ें हैं वो कुछ कुछ सेम ही है। सेम किसकी तरह है, फ्लोएम के अंदर भी ये दोनों चीज़ें पाई जाती है, मगर वहाँ पे फ्लोएम रदूतक और फ्लोएम रेशे होते हैं, सॉरी जाइलम के अंदर, और फ्लोएम के अंदर ये होती है फ्लोएम रदूतक और फ्लोएम रेशे। जाइलम के अंदर होती है जाइलम रदूतक और जाइलम रेशे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे अब अगले पॉइंट के बारे में, जिसका नाम है फ्लोएम रेशे। दोस्तों, फ्लोएम रेशो में जो जीव द्रव्य होता है परिपक्वता के समय मृत हो जाता है, जिससे कोशिका भी क्या हो जाती है, ये मृत। तो मृत कोशिका। थैंक यू स्टूडेंट, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली काफ़ी संख्या में स्टूडेंट हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं। बच्चों, आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को प्रेस करिए और अपना एनरोलमेंट कराइए। बच्चों, इसके साथ ही जिन बच्चों को यहाँ पर डाउट सेशन की भी ज़रूरत है, साथ ही मटेरियल्स की भी ज़रूरत है, वो सभी हमारे प्रीमियम कोर्सेज को भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और किसके जैसे, जीव द्रव्य के जैसे। आप लोग जानते हो ना सब जीव द्रव्य के बारे में, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को मिला के आप जो चीज बोलते हो उसे आप बोलते हो जीव द्रव्य। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य वो होगा जो केंद्रक के अंदर होगा, कोशिका द्रव्य वो होगा जो केंद्रक के बाहर और कोशिका झिल्ली के अंदर होगा। तो मेरी बात को अगर समझ पा रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है। वैसे मैं आपको सब कुछ पढ़ा चुका हूँ ये सब चीज। दोस्तों, अगली चीज, जो इसके सिरे होंगे वो नुकीले होंगे और लंबे होते हैं। जो सिरे होंगे वो कैसे होंगे, नुकीले होंगे और कैसे होंगे, लंबे होंगे। बात सही है। दोस्तों, देखा जाए तो ये प्रोटेक्शन करने का यानी कि सहायता प्रदान करने का कार्य करता है। सो और बना किससे होता है, ये दृढ़ोत्तक से। दोस्तों, सहायता प्रदान करता है, तो अगर आपके दिमाग में डाउट आता है कि सहायता कैसे प्रदान करता है, तो याद रखिएगा ये इसको दृढ़ बनाता है। तो दृढ़ता प्रदान करता है, तो दृढ़ता की वजह से वो क्या हो जाते हैं, थोड़े से सॉलिड हो जाते हैं। बात सही है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। दोस्तों, फ्लोएम रेशो के बाद जो लास्ट चीज बनती है वो क्या है, फ्लोएम पेरेन्काइमा। तो जो लास्ट हमारे पास पॉइंट है वो क्या है, फ्लोएम पेरेन्काइमा। दोस्तों, फ्लोएम पेरेन्काइमा आपको पता है पहले तो बना किससे हुआ है, मृदुतक से। ये तो आपको नाम में लिख रहा है, तो पहले लिख रहा हूं मैं मृदुतक से निर्मित। मृदुतक को ही हम पेरेन्काइमा कहते हैं। कोशिका भित्ति पतली होती है, ये बात याद रखिएगा। और किससे निर्मित होगी, सेलुलोज से। बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर कुछ चीजें होती है जो संग्रहित रहती हैं, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं स्टार्च
संग्रहण रहता है इसमें। और इसके अतिरिक्त आप कहते हो जैसे रेजिन, म्यूकस या म्यूसिलेज और लेटेक्स, इसके अंदर क्या रहते हैं, संचित रहते हैं। एक्चुअली देखो दोस्तों, मैं आपको ये चीज़ यहाँ पे इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को ये चीज़ पता है कि लेटेक्स और रेजिन वगैरह क्या होते हैं। दोस्तों पादप के पास दो प्रकार की चीज़ें होती है, एक जिसमें एक प्रकार की चीज़ तो वो होती है जिसको पादप यूज़ कर लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं प्राथमिक उपापचय पदार्थ, और एक चीज़ वो होती है जिसे पादप यूज़ नहीं करते, उसे हम बोलते हैं द्वितीयक उपापचय पदार्थ। दोस्तों अगर देखा जाए तो हम बहुत अच्छे से ये बोल सकते हैं कि जो पैरेन्काइमा होता है ये अरीय रूप में भी स्थानांतरण करने का कार्य करता है, यानी कि अरीय रूप में जो भोजन का स्थानांतरण होगा उसके लिए भी पैरेन्काइमा बहुत ही ज़रूरी होगा। जैसे जैसे मैं डायग्राम में आगे चलूँगा, चैप्टर में आगे चलूँगा, वैसे वैसे हम ये हर एक पॉइंट बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर कर पाएंगे। बट दिस अब दोस्तों हम लोगों ने ये बात तो बहुत अच्छे से क्लियर कर ली है, और वो चीज़ ये है कि फ्लोएम के अंदर चार चीज़ें उपस्थित होती हैं। एक होता है सीव ट्यूब, जो एक ट्यूब के भांति संरचना होती है जिसके अंदर भोजन का स्थानांतरण होता है। मगर याद रखना, भोजन का स्थानांतरण द्विदिशात्मक होगा, नीचे से ऊपर भी भोजन जाएगा तो ऊपर से नीचे भी आएगा। तो भोजन का जो स्थानांतरण है वो तो कैसा है, द्विदिशात्मक, यानी कि दोनों दिशाओं में भोजन का क्या होता है, स्थानांतरण। बात सही है। जो भोजन का स्थानांतरण यहाँ पे द्विदिशात्मक है, उस भोजन के स्थानांतरण के बाद भोजन का स्थानांतरण करवाने के लिए जो उसको मैसेज देता है, वो मैसेज देने का काम होता है कंपेनियन कोशिका या सहायक कोशिकाओं का। सहायक कोशिका और उसकी उत्पत्ति लगभग एक ही तत्व या एक ही कोशिका से होती है, हम ऐसा मानते हैं। और हम ऐसा भी कहते हैं कि दोनों कोशिका आपस में प्लाज्मोडेस्मेटा के द्वारा जुड़ी हुई होती है। प्लाज्मोडेस्मेटा, दो पादप कोशिकाओं के मध्य एक अंतर संबंध होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा। सो याद रखिएगा प्लाज्मोडेस्मेटा क्या चीज़ होती है बहुत ही अच्छे से, ठीक है। अगली चीज़, चारों तरफ आपको पैरेन्काइमा दिख रहा है। पैरेन्काइमा का काम होगा स्टोर करने का, याद करना, पी फॉर पैरेन्काइमा, पी फॉर स्टोर, यानी कि पी फॉर पैकेजिंग। और पैकेजिंग का मतलब होता है चीज़ों को संग्रहण करने का। सो ये काम तो संग्रहण करने का होता है। भाई हमारे अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मगर पादप अपने पास संग्रहण करने की स्थिति रखता है, क्योंकि एक ऐसी स्थिति जब पादप को मान लो कुछ भी नहीं मिले तो संग्रहित हुआ हुआ भोजन ही पादप के बहुत काम आता है। बात तो सही है। और याद रखिएगा, भोजन हमेशा संग्रहण होगा स्टार्च के रूप में, बनेगा ग्लूकोज के रूप में, स्थानांतरण होगा सुक्रोज के रूप में, और संग्रहण होगा स्टार्च के रूप में। बात सही है। तो दोस्तों ये एक पूरा का पूरा सिनेरियो है, ये एक पूरा का पूरा आइडिया है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया फ्लोएम के लिए। दो प्रकार के ऊतक के बारे में हम बात कर चुके हैं, जटिल स्थायी ऊतक, जिसमें एक तो था हमारे पास जाइलम जो कर रहा था जल का स्थानांतरण और खनिज लवण का स्थानांतरण। ये मत भूल जाना भैया, जल के साथ साथ खनिज लवण मत भूल जाना, क्योंकि खनिज लवण की उपयोगिता क्या है ना, आप लोग जानते हो कितने ज़रूरी होते हैं खनिज लवण। खनिज लवण आपको बताए भी थे क्यों ज़रूरी होते हैं पादप के लिए। मैं अगले लेक्चर में खैर इसको डिस्कस भी कर लूँगा अगर आप कहेंगे तो। यहाँ तक की बात जो है वो ये कि हमने जाइलम पढ़ा, हमने फ्लोएम पढ़ा, हमने जाइलम के 4 भाग पढ़े, कौन कौन से, वाहिनिका, वाहिका, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। हमने फ्लोएम के 4 भाग पढ़े, कौन कौन से, चालीनलिका, सहकोशिका, और बिल्कुल सही है फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। बात सही है। ओके, यहाँ तक नोट करिएगा ना भैया फटाफट, आगे भी तो लेके चलना है चैप्टर को ना, बिल्कुल नोट करिएगा प्लीज। जी हाँ तो साथियों, यहाँ तक की कहानी में मज़ा बहुत आया होगा ना। अब मज़े की बात तो अब और आगे भी। दोस्तों मैंने आपको बोला था कि पादप ऊतक 3 प्रकार के होंगे, जिसमें एक ऊतक होगा जिसे हम बोलते हैं विभजोतक, जिसका एक ही काम था, विभाजन विभाजन विभाजन। दूसरा ऊतक था जिस ऊतक को हम क्या बोलते हैं, दूसरा ऊतक जिस ऊतक को हम बोलते हैं स्थायी ऊतक, जिनका एक काम था वो विभाजन नहीं करेगी अपवाद को छोड़ के। 2 प्रकार के हमने रख लिए, एक रख लिया था सरल स्थायी, एक रख लिया जटिल स्थायी। कोई दिक्कत नहीं आई वहाँ तक। मगर दोस्तों अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और अब हम आगे देखते हैं एक तीसरे प्रकार का ऊतक, जिसे हम बोलते हैं क्या, स्त्रावी ऊतक, या फिर हम इसे बोलते हैं विशिष्ट ऊतक, स्पेशल, आपकी तरह बहुत ही विशिष्ट। तो अगला देखिएगा, नाम हम कहते हैं विशिष्ट ऊतक। या दोस्तों इसे एक नाम और बोला जाता है स्त्रावी ऊतक। दोस्तों विशिष्ट ऊतक या स्त्रावी ऊतक, जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि ये कुछ स्त्रवण करेंगे। स्त्रवण का मतलब कोई चीज ऐसी होगी
जो ये संश्लेषित करने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो पहला वर्क, इनका जो वर्क होगा वो क्या होगा, संश्लेषण का। और दोस्तों ये दो प्रकार के होंगे। कौन कौन से प्रकार होंगे? जो ए होगा उसे हम बोलते हैं लेटेक्स दर ऊतक लैक्टिसिफेरस टिश्यू, लैक्टिसिफेरस टिश्यू। दोस्तों लेटेक्स दर ऊतक का मतलब होता है जो अपने अंदर से लेटेक्स को स्त्रावित करे। सबसे पहली बात तो ये जो हमें पता लग रही है। कई बार आपने देखा है जी, एक वर्ड आपने सुना होगा जिसको हम बोलते हैं रबर शीर। क्या सुना है? रबर शीर। दोस्तों जिसे एक और नाम बोला जाता है, इसे बोला जाता है पादप दुग्ध। देखा है आपने कुछ व्हाइट कलर का, कई बार कुछ पादप में से कुछ द्रव्य निकलता है। वो जो द्रव्य होता है ना, उसी द्रव्य को हम बोलते हैं पादप दूध या हम बोलते हैं रबर शीर। बात सही है? एक बात तो क्लियर हो गई है। तो ठीक है, दूसरी चीज दोस्तों, एक्चुअली अगर आप लेटेक्स की बात करते हैं तो लेटेक्स के अंदर क्या क्या चीज उपस्थित होती है? दोस्तों इसके अंदर लेटेक्स में शर्करा, स्टार्च कण, अमीनो अम्ल, स्टार्च कण, अमीनो अम्ल, कार्बनिक अम्ल, अपशिष्ट व खनिज लवण उपस्थित होता है। दोस्तों देखा जाए तो लेटेक्स दर ऊतक एक बहुत ही सामान्य ऊतक है। विशिष्ट तो है मगर लगभग आपको ये सभी चीज में मिल जाएंगे। जैसे पपीता जो होता है, पपीता, उससे आपको एक एंजाइम मिलता है जिसका नाम होता है पेपिन, तो वहां पे भी आपको लेटेक्स दर ऊतक मिल जाएंगे। यानी कि पपीता एक एंजाइम जो मिलता है, नाम क्या है? पेपिन। ठीक है, एंजाइम है, याद रखिएगा। दोस्तों आपने सुनी होगी टीवी के ऊपर एक बहुत नाम आता है जिसका नाम होता है अफीम। वैज्ञानिक नाम क्या है इस पादप का? पेपेवर सोमनीफेरम। और दोस्तों इससे क्या बात प्राप्त होती है? इसके लेटेक्स से प्राप्त होती है अफीम। दोस्तों अगर आप एक चीज और बात याद करें तो एक पादप बता रहा हूं जिसका नाम है फाइकस इलास्टिका। दोस्तों इससे भारतीय रबर प्राप्त होता है। वैसे तो रबर के अंदर कोई रंग वगैरह नहीं होता, मगर कई बार ये रंग वाले भी मिल जाते हैं आपको, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये तीन चीजें हैं जो आपको याद रखने हैं लेटेक्स दर ऊतक में। ठीक है, मगर दोस्तों दूसरे प्रकार के ऊतक और होते हैं। वो कौन से होते हैं? दूसरे प्रकार के ऊतक होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं ग्रंथिल ऊतक। बच्चों काफ़ी संख्या में डेली हमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि वी प्लीज़ इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, इस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाएं। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बच्चों हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे उसी टॉपिक की रिक्वेस्ट करते हैं जो ऑलरेडी हमारे चैनल्स पे दिए हुए हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी जो है उस चैनल पे जा कर के उन सारे वीडियोस का लाभ ज़रूर उठाएं। बी दोस्तों ग्रंथिल ऊतक में आपने कई सारे पढ़े। जैसे कई बार आपने देखा है एक बीजपत्री पौधों में
हाइट क्योंकि उन पादपों की छोटी होती है, तो उनकी हाइट छोटी होती है ना, तो क्या होता है, जड़ के द्वारा जल तो अवशोषण होगा, मगर जल अवशोषण होने के बाद रात्रि के समय में रंध्रों के बंद होने की वजह से वो बाहर नहीं निकल पाएगा। अब दोस्तों छोटा सा पौधा, उसमें जल तो अवशोषित हो गया मगर वो आगे नहीं जा पा रहा, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है ना कि एक कंडीशन ऐसी आए कि जो पत्तियां हैं वो फट जाएं, क्योंकि जल तो अवशोषित हुए जा रहा है, बाहर नहीं निकल रहा। तो वहाँ पे दोस्तों एक अलग ही प्रकार के जलरंध्र पाए जाते हैं जो ग्रंथिल ऊतक है, तो जिसका नाम होता है हाइडाथोड या जलरंध्र बोलते हैं आप। तो जल के लिए आप बात करते हैं किसकी, जलरंध्र की, और जलरंध्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइडाथोड। बात सही है दोस्तों। कई सारे पादपों से आपको म्यूसिलेज भी मिलता है, तो हम इसे बोल सकते हैं म्यूसिलेज ग्रंथिल ऊतक। एग्जाम्पल याद रखिएगा, एस्केसिया, इसका एग्जाम्पल एक बीजपत्री। ठीक है। म्यूसिलेज के अलावा अगर हम आगे चलें तो हमें एक और चीज मिलेगी जिसे हम बोलेंगे ऑयल, यानी कि तेल, जो लगभग आपको सभी पादपों से प्राप्त होगा। मगर दोस्तों कई बार हम लोग ऐसा कहते हैं कि कुछ तेल वाष्पीकरण के रूप में भी आपको प्राप्त होता है, तो वाष्पीय तेल जिस ग्रंथि से बनेगा उसे हम बोलेंगे ऑस्मोफोर्स। और दोस्तों एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है यूकेलिप्टस। यहां तक आपको लग रहा होगा ना ये हर्षित सर कितना कुछ याद करने के लिए है। दोस्तों एक्चुअली क्या है, वैसे ये वाली चीज एनसीईआरटी में दे नहीं रखी है अच्छे से, इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रखा है, मगर हम लोग अगर कोई भी रेफरेंस बुक करते हैं तो हम उसके अंदर इस प्रकार के ऊतक को भी देखते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना जब ऊतक को देखते ही हैं तो फिर यहाँ पे भी हम लोग डिस्कस कर लें भाई क्या दिक्कत है। ठीक है। अगली चीज मकरंद, अभी मैं समझाऊंगा इन सबको, जो मिलता है पुष्प में। मगर दोस्तों एक मकरंद की ग्रंथियां ऐसी भी होती है जो पुष्प में नहीं मिलेगी, जो मिलेगी पत्तियों में। पैशन पुष्प होता है उसका नाम, पैशन पुष्प में पत्तियों में पाई जाती है। अगली चीज दोस्तों अगला होता है पाचक ग्रंथियां या पाचक ग्रंथिल ऊतक। पादप को नाइट्रोजन की जरूरत होती है, तो वहां पे पाचक ग्रंथिक ऊतक भी जो होते हैं वो पाए जाते हैं। और आप ऐसा बोलते हैं जैसे पिक्चर प्लांट या कीटभक्षी पादप, या फिर घट पादप, या फिर ड्रोसेरा, या फिर वीनस फ्लाई ट्रैप, इसको ड्रायोनिया भी बोलते हैं। ठीक है भाई, अब देखो जरा इसको कर देते हैं मार्क। पहले एक तो ये था हमारा टॉपिक, और इस टॉपिक में दो सब टॉपिक थे हमारे, जिसमें एक था हमारे पास ये और एक हमारे पास है ये। अब चलिए देखते चलिए दोस्तों, मैंने आपको अभी तक जो भी चीज़ पढ़ाई, थोड़ी देर के लिए कॉपी और पेन साइड में मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको अभी तक जो भी चीज़ पढ़ाई उसके अंदर हम लोगों ने एक चीज़ देखी कि पादप के पास अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित या ऊतक उपस्थित हो सकते हैं। ठीक है। अब पादप के पास इतने प्रकार के ऊतक उपस्थित हो सकते हैं, तो हमने उनका वर्गीकरण कर दिया, हमने अलग अलग जगह बांट दिया। अब बांटने में हमने अलग अलग प्रकार के ऊतक पढ़ लिए, जिसमें पहला पढ़ा हमने विज्जोतक, और हमने स्थिति के आधार पर विज्जोतक के 3 भाग कर लिए, शीर्षस्थ, मध्यस्थ और कायिक। ठीक है। तो शीर्षस्थ, मध्यस्थ और तीसरा कौन सा है, बिल्कुल मतलब पश्य। ठीक है।
अगली हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास दूसरी चीज आती है जिसका नाम है स्थायी ऊतक। दो प्रकार के ऊतक कर लिए, सरल स्थायी जिसमें सारी कोशिका एक ही प्रकार की होगी, जटिल स्थायी जिसमें सारी कोशिका एक से अधिक प्रकार की हो सकती है। जो सरल स्थायी होगा उस सरल स्थायी का उदाहरण आपके सामने है क्या दोस्तों? सरल स्थायी का सबसे अच्छा उदाहरण आपके पास है पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। मृदु ऊतक, स्थूल कोण ऊतक और दृढ़ ऊतक, तीनों अच्छे से याद है। पेरेन्काइमा पैकिंग, कोलेनकाइमा स्थूल कोण ऊतक लचीलापन, और स्क्लेरेन्काइमा मतलब स्थायी टफ, ये टफनेस, बहुत बढ़िया, शाबाश। अगली चीज फिर आया हम स्थायी ऊतक पे, जटिल स्थायी पे। दो चीज हमने पढ़ ली, जाइलम और फ्लोएम। हमने देखा जाइलम क्या होता है, भोजन जल का स्थानांतरण, खनिज लवण का स्थानांतरण, और फ्लोएम क्या होता है, भोजन का स्थानांतरण। जाइलम के 4 अवयव पढ़ लिए, फ्लोएम के 4 अवयव हमने पढ़ लिए। अब जो लास्ट हमारे पास ऊतक आया वो है विशिष्ट स्थायी ऊतक या विशिष्ट ऊतक। स्थायी तो क्या, विशिष्ट ऊतक। इसे हम स्त्रावी ऊतक भी बोलते हैं क्योंकि अपने अंदर से स्त्रवण करता है ये। अब इसको हमने दो प्रकार के एरिया में डिवाइड कर दिया। पहला एरिया हमने रख दिया लेटेक्स धर ऊतक। लेटेक्स धर जो होता है वो लेटेक्स एक वर्ड से बना है। लेटेक्स जो जनरली आप उसको बोलते हैं रबर शीर, यानी कि पादप के अंदर कई बार सफेद दूध के समान संरचना आपको निकलती है जिसको आप क्या बोलते हो, लेटेक्स। बात सही है। अब लेटेक्स जो होता है इसके अंदर शर्करा, स्टार्च कण, अमीनो अम्ल, कार्बनिक अम्ल, अपशिष्ट पदार्थ, ये सब कुछ उपस्थित होगा, उसे हम लेटेक्स बोल देंगे। अगर कभी डेफिनेशन आए तो ये वाली चीज आप लोग लिख सकते हो। बात सही है, ठीक है। अगला मैंने पपीते का, अफीम का और फाइकस इलास्टिका का आपको एग्जाम्पल बता दिया। पपीते से याद रखना ये चीज, तो आप एक चैप्टर है जिसका नाम है जैव अणु, उस चैप्टर में भी हम लोग जब एंजाइम पढ़ते हैं तब हम पढ़ते हैं पपीते से आपको मिलता है पेपीन। क्या मिलता है, पेपीन, सही है। अंजीर होता है ना, अंजीर, उसे हमें मिलता है फेसीन। तो ये 2-3 चीजें हैं, याद रखिएगा, चीजें काम आती है कभी कभी। अगला होता है ग्रंथिल ऊतक। ग्रंथिल ऊतक का मतलब कितने प्रकार की ग्रंथियां हो सकती है। वो जल ग्रंथिल ऊतक भी हो सकता है, मीसिलित ग्रंथिल ऊतक भी हो सकता है, तेल ग्रंथिक ऊतक भी हो सकता है, मकरंद ग्रंथिक ऊतक भी हो सकता है, और पाचक ग्रंथिल ऊतक भी हो सकता है। सबसे पहले जल रंध्र। तो जल ग्रंथिल ऊतक क्या होता है दोस्तों? एक बीजपत्री पादप का जो आकार होता है वो बहुत छोटा होता है। अब जल तो अवशोषण हमेशा चलता है, चाहे वो दिन हो चाहे वो रात हो, क्योंकि जड़ कभी भी अवशोषण की जो स्थिति होती है वो छोड़ती नहीं है, हमेशा अवशोषण करने का कार्य करेगी। अब वो चीज़ों को अवशोषित करती जाएगी, तो अवशोषित करने के बाद आगे क्या करेगी भैया, आगे कहीं ना कहीं तो उसको भेजना पड़ेगा। तो भेजने के लिए कोई जगह नहीं होती, क्यों? क्योंकि रंध्र तो बंद होते हैं रात में। जब रंध्र बंद होंगे, पत्ती के अंदर पानी जा रहा है, पत्ती फट सकती है। तो उस जगह पे कई बार आप बोलते हो ओस की बूंदें आ गई पत्तियों के ऊपर, वो हमेशा ओस की बूंदें नहीं होती, वो जलरंध्र भी हो सकता है। बात सही है यहाँ तक? कोई दिक्कत किसी को भी कैसी भी नहीं। तो इतनी बात तो हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है और अब बहुत पढ़ लिया हमने ये सब कुछ। अब हम क्यों ना हमारे टॉपिक में थोड़ा सा और आगे चलें। और दोस्तों जो चीज़ अब हम देखेंगे उसका नाम क्या है, उसका नाम है ऊतक तंत्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी ने भी इसको बहुत अलग से वेटेज दिया है और आपको भी इसको बहुत अलग से वेटेज देके इसको बहुत अच्छे से समझना है। मैं बहुत शॉर्ट एंड स्वीट लिखवाऊंगा और बहुत शॉर्ट एंड स्वीट से आपको लगभग सब कुछ समझ में भी आ जाएगा। दोस्तों हम बात करते हैं जिस चीज की, उसका नाम है ऊतक तंत्र। और दोस्तों ऊतक तंत्र को हम लोग बोलते हैं टिश्यू सिस्टम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? टिश्यू सिस्टम। दोस्तों हम लोग ये चीज जानते हैं कि पादप जो होगा वो बहुकोशिकीय होता है, एक से अधिक कोशिका पाई जाती है, यूकैरियोट होता है पादप। और बहुकोशिकीय होने के साथ साथ पादप के पास सबसे बड़ी चीज ये होती है कि उसके अंदर बहुत ही अलग अलग प्रकार के ऊतक तंत्र उपस्थित होते हैं। दोस्तों जितने भी प्रकार के हम ऊतक तंत्र पढ़ते हैं उनमें हमने सभी ऊतक तंत्र को जब पढ़ा तो उसके बाद एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सॉक्स। उन सॉक्स ने एग्जैक्टली इन सभी ऊतक तंत्र को 3 भागों में क्या कर दिया, विभाजित। तो दोस्तों वैज्ञानिक का नाम क्या बताया मैंने? सॉक्स। तो याद रखिएगा सॉक्स के अनुसार आपको बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है वैज्ञानिक का नाम। मैंने तो केवल आपकी जनरल नॉलेज के लिए आपको इस चीज को एक्सप्लेन कर दिया, बाकी वैज्ञानिक का नाम आप ये वाला छोड़ सकते हो। दोस्तों सॉक्स ने एक्चुअली ऊतक तंत्र को 3 भागों में बांट दिया। एक भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग।
अब ये 3 भाग कौन कौन से थे? दोस्तों जो पहला भाग है उस पहले भाग को हम बोलते हैं संवहनीय ऊतक तंत्र। दूसरा हो गया अधिचर्मीय ऊतक तंत्र। और तीसरा हो गया भरण ऊतक तंत्र। दोस्तों अगर मैं संवहनीय ऊतक तंत्र की बात करूंगा तो इसको हम क्या बोलते हैं? वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। सो मैंने आपसे बोला था इंग्लिश भी थोड़ा सा याद रखिएगा, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। अधिचर्मीय ऊतक तंत्र को हम बोलते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। सो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। और जो लास्ट आपके पास बता है भरण, इसको हम बोलते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। दोस्तों 3 प्रकार के ऊतक तंत्र हैं। अभी तो केवल और केवल आपको इनके नेम जो मैंने बताए हैं एज इट इज उन नेम्स को याद रखना है कि हर्षित सर ने यहाँ पे पादप के ऊतकों को इतने भागों में विभक्त कर दिया। तो मैंने इसके 3 भाग बना दिए, 1 भाग, 2 भाग और ये। बच्चों अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें ताकि ये वीडियो सभी ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच सके। बच्चों आपके इतने अपार स्नेह के कारण हमारी पूरी मोशन टीम इतनी ज़्यादा मोटिवेटेड है और बेस्ट कंटेंट आपको उपलब्ध कराने के लिए हम सभी तत्पर हैं। तीसरा भाग, बात सही है दोस्तों। अब हम एक एक करके चीज़ों को उठाते हैं। सबसे पहले हम उठाएंगे संवहनीय ऊतक तंत्र को, ठीक है? तो ये पूरी की पूरी अच्छी से चीज़ क्लियर है। याद रखना संवहनीय ऊतक तंत्र जो है इसमें हम 2 चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि आखिर जो जाइलम होता है और जो फ्लोएम होता है इसका आखिर अरेंजमेंट, यानी कि ये किस तरीके से उपस्थित होता है, किस तरीके से, कैसा दिखता है, ये कैसे उपस्थित होता है, किस किनारे पे कहाँ पे ज़्यादा होगा कहाँ पे कम होगा, वो हम पढ़ेंगे कहाँ पे? संवहनीय ऊतक तंत्र में। यहाँ तक प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा, फिर हम इसको आगे चलते हैं। आगे चलें दोस्तों। अब हम जो संवहनीय, सबसे पहले हमने ऊतक तंत्र पढ़ा, उसमें हम पहली चीज़ की बात करें तो हमारा जो टॉपिक है वो है संवहनीय ऊतक तंत्र। ये हमारा टॉपिक है और जो हमारा अब इसके अंदर कई सारे टॉपिक आएंगे, उसमें से एक टॉपिक है, एक मतलब इसको स्मॉल ए कर देते हैं, जिसे हम बोलते हैं अरीय संवहन पुल। अभी तक आप लोगों ने एक बात देखी होगी इस पूरे चैप्टर में कि ज़्यादातर चीज़ें केवल और केवल डायग्राम के बेस पे क्लियर हुई है, क्योंकि हम लोगों को डायग्राम ही बनाने हैं यहाँ पे, ठीक है? अरीय संवहन पुल को हम इंग्लिश में बोलते हैं रेडियल वास्कुलर टिश्यू सिस्टम या रेडियल वास्कुलर बंडल। और दोस्तों ये होता कैसा है? ये कुछ इस प्रकार का होता है। मान लीजिए अगर मैंने ऐसे कोई भी काटी तो काटने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से मिलेंगे ऊतक। दोस्तों इसमें इसे हम बोलेंगे फ्लोएम, और जो बीच में मैंने बनाया ये, इसे हम बोलेंगे जाइलम, ठीक है? यानी कि दोस्तों अगर आप किसी चीज़ की काटते हो, काट का मतलब ऐसे कोई पौधा है और आपने इसको ऐसे काटा, तो दोस्तों इस काट को बोलेंगे हम अनुप्रस्थ काट। तो 2 काटें होती है, एक काट होती है अनुप्रस्थ काट और एक काट होती है अनुदैर्घ्य काट। तो जब हमने इसको अनुप्रस्थ काट में काटा तो अनुप्रस्थ काट में काटने के बाद आपको ये इस प्रकार से दिखेगा। बात क्लियर अच्छे से? कोई दिक्कत किसी को नहीं? ठीक है भाई दोस्तों, चलें आगे।
दोस्तों इसमें जाइलम और फ्लोएम बिल्कुल किनारे पे मिलेंगे, इसलिए हम इसे बोलते हैं अरिये संवहन पोल। ठीक है, बी जो सेकंड है हमारा, बी स्मॉल बी। ठीक है, और वो कैपिटल ए से कैपिटल बी से चल रहा था, तो ये हमने स्मॉल ए स्मॉल बी से कर लिया। दोस्तों इसे हम बोलते हैं संयुक्त संवहन पुल, और संयुक्त संवहन पुल को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल। दोस्तों संयुक्त संवहन पुल दो प्रकार के होंगे, एक प्रकार यहां हो गया और एक प्रकार यहां हो गया। ठीक है, जिसमें एक जो होता है इसे हम बोलते हैं कोलेटरल, हिंदी में बोलते हैं इसको समपार्श्विक, और एक होता है बाइकोलेटरल, जिसको हम बोलते हैं समद्विपार्श्विक। दोस्तों कोलेटरल दो प्रकार का होगा, एक होगा खुला और एक होगा बंद। खुले को हम बोलते हैं ओपन, बंद को हम बोलते हैं क्लोज्ड। यानी कि ये हो गया खुला और ये हो गया बंद। देखो ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें चीजें पढ़ते जाओगे ना, वैसे वैसे आगे चलते चलते चीजें क्लियर होती जाएगी। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि पिक्चर में कई बार कुछ मूवीज ऐसी होती है, जब मूवीज का एंड होता है तब मूवी समझ में आती है, तो कुछ इसी टाइप की मूवी मान लो आप ये। ठीक है, ओपन क्या होगा, दोस्तों अगर जाइलम और फ्लोएम के बीच में एधा उपस्थित है, एधा को हम बोलते हैं कैम्बियम, और जाइलम और फ्लोएम के बीच में एधा अनुपस्थित है, अभी इसमें कोई भी एधा नहीं है। एधा क्या होती है, एक और डाउट आया दोस्तों, याद रखना, मैं अभी बहुत ही सरल शब्दों में आपको बता रहा हूँ। एधा कुछ ऐसी कोशिकाएं होती है जो विभाजन करने का काम करें, उन्हें आप बोल दोगे एधा। तो एधा का मतलब ऐसी कोशिका जो करेगी क्या, विभाजन, तो उसे आप क्या बोल दोगे, एधा बोल दोगे। तो ये वाली कोशिका कौन सी कोशिका है, एधा की कोशिका। दोस्तों ओपन का मतलब जहाँ पे नई कोशिकाएं आ सकती हैं। मैंने आपको याद करिएगा जब आपको जाइलम और फ्लोएम बताया तो मैंने आपको बोला प्राथमिक जाइलम और द्वितीयक जाइलम बताया था। द्वितीयक जाइलम का निर्माण एधा से ही होगा। आगे चलेंगे धीरे धीरे तो आपको समझ में आएगा ये, मगर मैं आपको फिर भी यहाँ पे बता देता हूँ एक चीज़ कि अगर ऐसी स्थिति आ गई तो ऐसी स्थिति आने के बाद क्या होगा, जो एधा होगी ये एधा नई नई कोशिकाओं का निर्माण करेगी। इसमें एधा जो कोशिका जाइलम की तरफ बनाएगी वो द्वितीयक जाइलम हो जाएगा, जो फ्लोएम की तरफ बनाएगी वो द्वितीयक फ्लोएम हो जाएगा। यानी कि ये डायग्राम बाद में जाके देखिएगा कुछ ऐसा हो जाएगा। ध्यान से मान लो एधा है, कलर के ऊपर मत जाना, और दोस्तों ये है फ्लोएम, यहाँ था जाइलम, तो इसे हम बोलते हैं द्वितीयक फ्लोएम और इसे हम बोलते हैं द्वितीयक जाइलम। द्वितीयक को मैं 2 डिग्री से बता रहा हूँ। ठीक है, अभी भी आपको लगेगा कि सर ये कैसा सा अलग सी चीज़ है, तो थोड़ा सा रुको ना, थोड़ा सा रुको। देखो कई बार होता है सब्र का फल मीठा होता है, ये ऐसा ही सब्र है, मगर डायग्राम पे डायग्राम चलते जाएंगे यहाँ पे, और कुछ नहीं है। बंद का मतलब है जाइलम और फ्लोएम के बीच में कोई भी एधा उपस्थित नहीं होगी। एधा का मतलब मान लो नई कोशिका का आना। अब मान लो अगर कमरा है और कमरा बंद है तो क्या कुछ नई चीज़ आ सकती है अंदर, नहीं ना, इसका मतलब ये ऐसे ही रहेगा शांत। मगर यहाँ पे नई कोशिकाओं का क्या हो सकता है, निर्माण। दोस्तों अगली चीज़ आती है समद्विपार्श्विक। समद्विपार्श्विक का मतलब होता है कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे दोस्तों 2 एधा उपस्थित होते हैं, एक एधा ये हो गई, एक एधा ये हो गई, बीच में जाइलम, और यहाँ पे है आपका क्या, फ्लोएम।
यानी कि बीच में ये दो जो आपको दिख रही है क्या है, ये एधा, यानी कि नई कोशिका बन सकती है। अब आप एधा से एक काम करना, इस एधा को आप बोलते हो भारी एधा, इसको बोलते हैं आंतरिक एधा। तो भारी एधा बाहर की तरफ यहाँ पर बनाएगा द्वितीयक फ्लोएम, अंदर की तरफ बनाएगा द्वितीयक जाइलम, क्योंकि ये जाइलम की तरफ है। ये यहाँ पे बनाएगा द्वितीयक जाइलम और यहाँ पे बनाएगा द्वितीयक फ्लोएम। कितना आसान है ना, बस केवल सोचना पड़ेगा भाई थोड़ा सा, तो ठीक है। दोस्तों ये बात याद रखना, जो ऊपर वाला होता है ये आपको कहाँ मिलता है दोस्तों, ये आपको कुछ जगह, कुछ स्पेशल जगह पर मिलेगा, और वो जगह कौन सी होती है, ये होती है द्विबीजपत्री में, ठीक है। और ये आपको जनरली में देखने को मिलती है क्लोज वाली एक बीजपत्री, ठीक है। दोस्तों वहीं पे समद्वि पार्श्विक जो है ये आपको देखने को मिलेगा कुकुरबिटा में, कुकुरबिटा में। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गए। अगली चीज जो आती है, जो लास्ट है हमारा संवहन पुल में, उसका नाम क्या है, उसका नाम है सकेंद्री। तो सी पॉइंट करते हैं हम, सी जिसका नाम क्या है, सकेंद्री। दोस्तों सकेंद्री को हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक, और जो कॉन्सेंट्रिक होता है ये होता है कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, दिख रहा है दोस्तों। एक होता है जिसे हम बोलते हैं एम्फी वेसल, और एक होता है एम्फिक्रेबल। दोस्तों एम्फी वेसल को हम बोलते हैं पोषवाह केंद्री, और इसे हम बोलते हैं दारू केंद्री। दोस्तों पोषवाह केंद्री होगा क्या, पोषवाह केंद्री में जो इस तरीके से आप एक डायग्राम बनाएंगे, और इसमें भी आप डायग्राम कुछ इस तरीके से बना देंगे। दारू केंद्री में जाइलम अंदर और फ्लोएम बाहर, जबकि यहाँ पे फ्लोएम अंदर और जाइलम बाहर। आपको कहाँ देखने को मिलता है, पहली बात दारू केंद्री फर्म में, और यह आपको देखने को मिलता है ड्रेसिना में, या फिर आपको देखने को मिलता है युक्का में। तो एक कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। दोस्तों मैंने आपको अभी अब जो बताया वो प्लीज एक बार सुन लीजिएगा, और नोट बाद में करिएगा, पहले इसको यहाँ पे अच्छे से देखिएगा। दोस्तों हम लोग ये कहते हैं कि हमारे पास संवहन ऊतक 3 प्रकार से व्यवस्थित हो सकते हैं। संवहन ऊतक जो 3 प्रकार से व्यवस्थित होंगे, उसमें 3 प्रकार कौन कौन से होंगे, पहला हो गया अरीय संवहन पुल, दूसरा हो गया संयुक्त संवहन पुल, और तीसरा हो गया सकेंद्री संवहन पुल, ठीक है। रेडियल, कॉन्जॉइंट और कॉन्सेंट्रिक। अरीय संवहन पुल में अरीय सममिति पर जो त्रिज्या सममिति होती है, उस त्रिज्या पे जाइलम और फ्लोएम उपस्थित होंगे, बात सही है। दूसरी चीज है संयुक्त। संयुक्त 2 प्रकार का होगा, एक होगा समपार्श्विक जिसमें एक ही एधा उपस्थित हो सकती है, आप ऐसा मान सकते हैं। समपार्श्विक 2 प्रकार का होगा, ओपन और क्लोज। ओपन वो होगा जिसमें एधा पाई जाएगी, क्लोज वो होगा जिसमें एधा नहीं पाई जाएगी। एधा का मतलब जहां पे नई कोशिकाओं का निर्माण करने की ताकत है। तो नई कोशिका अगर वो जाइलम की तरफ होगी तो जाइलम बनाएगी, फ्लोएम की तरफ होगी तो फ्लोएम बनाएगी। क्लियर है, समद्विपार्श्विक भी। अगली चीज जो आती है वो आती है सकेंद्री। 2 प्रकार का होता है, पोषवाह केंद्री और दारू केंद्री। पोषवाह केंद्री होती है जहाँ पे फ्लोएम अंदर और जाइलम बाहर, जबकि दारू केंद्री होती है जहाँ पे जाइलम अंदर और फ्लोएम बाहर, यानी कि जाइलम अंदर और फ्लोएम बाहर से इसको घेरे हुए रहेगा। दोस्तों ये थोड़ी सी बात, ये थोड़ी सी चीज़ें हमारे सामने आती है जब हम ये बात डिस्कस करते हैं कि आखिर किस तरीके से पादप के अंदर संवहन ऊतक पाए जाते हैं। सो यहाँ तक ये वाली बात अच्छे से क्लियर है। दोस्तों अब मैं एक बात आपको एधा के बारे में और बता देता हूँ। अगर आप कभी भी दिमाग लगाएंगे और आपके माइंड में ये बात आएगी कि सर एधा क्या होता है, तो एधा वो चीज़ होती है जो द्विबीजपत्री पादपों में ज़्यादातर पाई जाती है। हम लोग ये कहते हैं एधा द्वितीयक वृद्धि करती है। पादप कई बार द्विबीजपत्री के आपने देखे मोटे मोटे से होते हैं तने, वो एधा की वजह से ही होते हैं। एधा ही होती है जो लगातार कोशिकाओं का विभाजन करती रहेगी और नई नई कोशिकाओं का निर्माण करती रहेंगी।
वही क्या चीज़ होगी, वही तो चीज़ होगी जिसे हम क्या बोलेंगे, एधा। तो ये पहली चीज़ होती है जिसे हम बोलते हैं संवहन पूल ऊतक तंत्र। गॉट दिस? अच्छे से समझ में आ गया? तो डायग्राम अच्छे से बनाना है यार, डायग्राम बनाया करो अच्छे से, बस एज इट इज जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ एज इट इज आपको भी डायग्राम को अच्छे से ड्रॉ करना है, फटाफट से बना लीजिएगा। थैंक यू सो मच, चलते हैं। बच्चों अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई है तो बाकी के कंटेंट के लिए इस नंबर पे कॉल करें 180021217999। थैंक यू।